नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पेज पर। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की पहल बिहार के तमाम 38 जिलों को से होते हुए आज हम चंपारण की धरती से शुरुआत किए थे इस अ, अभियान की, और आज तमाम कई सारे जिलों से गुजरते हुए पटना की धरती से आज हम जुड़ रहे हैं। बिहार की राजधानी, बिहार प्रदेश की राजधानी, प्राचीन शहर पटना। आज इस परिचर्चा के लिए मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र, आप सभी हमारे जो वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले हम उनसे अपने दर्शकों का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं उषा किरण खान जी। आप बहुत बड़ी पद्मश्री है ही, आपके विषय में जो कहें वो बहुत कम होगा। आप मैथिली की एक बहुत अच्छी रचनाकार, सबसे पहले अहाँ के प्रणाम करै छी बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज के तरफ से। दोसर दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम भगवान प्रसाद जी। आप पूर्व प्राध्यापक हैं अंग्रेजी विभाग, रांची विश्वविद्यालय। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता श्री शिवदयाल जी, आप लेखक चिंतक हैं, एक अच्छे वक्ता के रूप में आपको ख्याति प्राप्त है। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे तीसरे वक्ता के रूप में श्री अनिल विभाकर जी हैं, संपादक देशप्रांत दैनिक अखबार से हैं। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी चर्चा का विषय है पटना कल, आज और कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन तीन कालखंडों की चर्चा होगी हमारे इस परिचर्चा में। और विषय हम जानते हैं कि पटना एक प्राचीन शहर, मगध साम्राज्य की राजधानी, या आप उसके विषय में बहुत कुछ जानने को आप सभी वक्ताओं से मिलेगा। तो मैं सीधे सीधे मेरा इशारा है, हम चलते हैं। मातृशक्ति उषा किरण खान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पटना शहर एक प्राचीन शहर, जिसके विषय में कहना ही क्या, भारत ही में नहीं विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो पटना की एक अपनी पहचान है। तो पटना की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत, वो पहचान जिसके चलते पटना को पूरे विश्व में जाना जाता है, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। उषा किरण खान। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम में आपने मुझे जोड़ा। मैं अपने साथी सभी वक्ताओं का, श्री भगवान सिंह जी का, शिवदयाल जी का और कविवर अनिल विभाकर जी का स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस विषय के लिए सबसे पहले चुना जी। और जो कुछ आपने कहा वो 100% सच है कि पटना एक बहुत अत्यंत प्राचीन शहर है। सिर्फ शहर नहीं है, पूरे भारत की ये राजधानी वर्षों तक मतलब शतकों तक रह चुका है। कम से कम 1000 साल तो जरूर रहा है, उससे ज्यादा भी रह सकता है। तो पटना का नाम पाटलिपुत्र था, ये कहने की जरूरत नहीं, ये प्राय सभी लोगों को पता है। ये पटना पाटलिपुत्र कहलाता था। उसके पहले पटना कुसुमपुर नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों के बीच में पटना है। तो 3 नदियों के बीच में तीनों नदियों की मिट्टी और जल से सिंचित ये स्थान, इस लंबे से स्थान में एक बहुत ही खूबसूरत फूलों की घाटी हुआ करती थी। फूल जो छोटे छोटे होते हैं उद्भिज की तरह वो भी थे, और बड़े बड़े वृक्ष वाले फूल भी थे। उसमें पाटली वृक्ष सबसे अधिक था, जो अब लगभग लुप्त प्राय हो गया था। लेकिन इधर वन विभाग की पहल से और पटना की सजगता से इसको फिर से रिवाइव हुआ है, और अब आपको कुछ पाटली वृक्ष मिलेंगे। पाटली वृक्ष एक सीधा बड़ा सा होता है, बड़े बड़े पत्ते उसके होते हैं, और सफेद सफेद खूबसूरत फूल होता है, जिसमें अत्यंत भीनी खुशबू होती है, जो अगर जंगल होगा तभी आपको खुशबू महसूस होगा, एक पेड़ एक फूल पर नहीं होगा। तो वो जो है वो जब फूल बड़ा हो जाता है, कुछ दिन खिला हुआ रह के, जिस प्रकार बड़े पेड़ों के फूल गिरते हैं, उसी प्रकार इसके भी फूल पंखुड़ी पंखुड़ी होके रेशा रेशा धरती पर गिर जाती है,
और चारों तरफ गोल घेरा बनाती है। इस तरह का पाटली वृक्ष बहुत कम मिलेगा आपको, पटना म्यूजियम में 1-2 है। उसके अतिरिक्त वो इसीलिए उसका नाम कुसुमपुर था, गांव जी था कुसुमपुर, बाद में पाटली ग्राम हुआ, और जब राजधानी बनाया उसे उदाइन नाम के अजात शत्रु के पुत्र उदाइन ने जी स्थायी रूप से इसको राजधानी बनाया, तब ये पाटलिपुत्र नाम उसका हुआ। उसके पहले अजात शत्रु ने एक कैंप खोल रखा था। आपको मालूम होगा कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, वो राजगृह थी। नहीं लेकिन मगध साम्राज्य की ये राजधानी जब बनाया तो उनका पुत्र उदाइन ने यहाँ किला बनाया। जी और उसी वक्त गौतम बुद्ध जब आए थे तो उनसे पूछा अजात शत्रु ने कि आप भगवान हमें बताएं कि हमने जो यह नया किला बनाया है, इस किला का क्या भविष्य है, या इस राज्य का क्या भविष्य है। तो चूंकि अजात शत्रु ने उत्तर बिहार जो वृष्णि जनपद था, वैशाली जो जनतंत्र था, उसको जीत कर साम्राज्यवाद की नींव डाली थी। ये पहला साम्राज्य है जो भारत देश में हुआ, तो साम्राज्यवाद की उन्होंने नींव डाली थी, और वो उनका मातृकुल था, ननिहाल था। जी गौतम बुद्ध इसी प्रकार कहते ही थे। पहले तो भौगोलिक रूप देखा कि 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो किसी भी वक्त यहाँ बाढ़ आ सकती है और पटना को डुबा सकती है। और उस जमाने में सिर्फ लकड़ियों के ही महल बनते थे। लकड़ी बहुतायत से था, इसलिए फर्श पर लकड़ी, ऊपर लकड़ी, चारों तरफ लकड़ी। तो कहीं भी अगर छोटी सी तीली अगर लग जाए तो आग का खतरा होगा ही। और आपसी कलह के कारण ही तो शुरू हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये स्थान बड़ा यशस्वी होगा, लेकिन आग, पानी और आपसी कलह का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो अब इसकी जड़ ही यही है। एक तो साम्राज्यवाद की जड़ पटना ही है, जिसने जनतंत्र को समाप्त किया था। दूसरा ये पाटलिपुत्र है जो जिसने आग, पानी और आपसी कलह का खतरा इसके स्थापत्य के समय से ही है। तो इसीलिए पाटली ये इतना प्राचीन है। ये तो हुआ हरियंक वंश था, वो जो अजात शत्रु थे। जी तकनीकी कारणों से लगता है कि मैडम हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं। तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे वक्ता की ओर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम भगवान प्रसाद सिंह जी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐतिहासिक जो धरोहर है, विरासत है, वो तो बड़ी समृद्ध रही है पटना की। वर्तमान को आप उस इतिहास के आलोक में वर्तमान को कहाँ देखते हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं श्री राम भगवान सिंह जी। क्या हुआ, अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, वो कैसे गायब हो गया था। अच्छा अच्छा। तो ये पाटलिपुत्र का इतिहास है। पटना के इतिहास की तरह हमको गायब नहीं होना है, और न ही पटना का इतिहास कभी गायब होगा। तो ये है प्राचीन उसका हालचाल। लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे साम्राज्य यहीं से शुरू हुए, जैसे मौर्य साम्राज्य यहीं से शुरू हुआ। उसके पहले नंद साम्राज्य शुरू हुआ था, फिर मौर्य जो कि संपूर्ण भारत, समुद्र, हिमाचल हुआ। फिर गुप्त साम्राज्य यहीं से शुरू हुआ। समुद्रगुप्त ने उसे यहाँ से उठा के इलाहाबाद, श्रावस्ती, वो यहाँ से ले गए, वरना यहीं थे। तो पाटलिपुत्र को गौरव है कि वो साम्राज्यवाद की स्थापना के बाद भारत का सबसे सशक्त साम्राज्य, उसमें भी जो जिसको गोल्डन एज, स्वर्ण काल आप कहते हैं, वो पाटलिपुत्र के ही सम्राट थे, जिस समय स्वर्ण काल माना जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण था।
और आग पानी वगैरह का खतरा रहा, लेकिन पटना उसे उभरता हुआ आज तक अपने अस्तित्व को बहुत शान से बना के रखे हुए है। हुआ और कोई जी प्रश्न है तो कहिएगा। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई इतिहास के विषय में। अब हमारे साथ जो हमारे दूसरे वक्ता जुड़ रहे हैं श्री राम भगवान सिंह जी, जिनसे मेरा सवाल था कि अतीत गौरवशाली रहा है, स्वर्णिम अतीत रहा है पटना का। हम बात करें पटना जिला की, अगर समग्र रूप से बात करें, उस अतीत के आलोक में वर्तमान की क्या स्थिति है, इसके विषय में बताया जाए श्री राम भगवान सिंह जी। धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, मेरी बिल्कुल पहुंच आवाज रही मिल है। रही है? हाँ 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 हाँ, हाँ, मिल रही है। आ रही है। धन्यवाद। और मैं सभी लोगों को अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूं। और इसके बाद मैं शुरू करूं। मेरा गांव पटना जंक्शन से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण और पूरब पड़ता है। मुझे याद है बचपन में मैं जब तब आया करता था पटना, और उस समय का पटना जंक्शन मुझे ख्याल आता है। वो साधारण सा वो स्टेशन था, और स्टेशन के बाहर वो मिठाई की कई दुकानें थी। आज जैसी दुकानें नहीं, भले ही वो पार्ट के ऊपर वो कपड़े का ये लगा रहता, कपड़े की छावनी रहती थी, और मिठाइयों की कई दुकान वो होती थी, जैसा हम कस्बों में अक्सर देखा करते हैं। तो पटना का वो स्वरूप था, और आज अगर उसकी तुलना करें तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो मैंने पटना का वो स्वरूप देखा, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते तो इतना बदल गया पटना। और अगर इसके फ्लाई ओवर्स को देखिए तो ऐसा लगेगा कि ये तो महानगर का आभास दे रहा है। तो ये अंतर तो हुआ है, और भी कई क्षेत्रों में, कई विषयों में ये अंतर देखा जा सकता है। मुझे ख्याल आता है उस जमाने में ये अंग्रेजी के 2 अखबार निकलते थे, द इंडियन नेशन, और हिंदी में वो था प्रदीप, अंग्रेजी में द सर्चलाइट, हिंदी में वो था आर्यावर्त, और एक और अखबार आता था दैनिक विश्वामित्र, जिसकी जानकारी आज के नौजवानों को बिल्कुल नहीं है। ये अखबार आते थे, और आज अगर आप देखें तो पटना में कितने सारे ढेर सारे अखबार हो गए। वो हिंदुस्तान हो गया प्रदीप की जगह, यहाँ दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर है, इस तरह कितने अखबार हो गए। तो अखबारों की संख्या बढ़ी है। जी। अंग्रेजी में भी हिंदुस्तान टाइम जो सर्चलाइट के अवसान के बाद पैदा हुआ, तो सर्चलाइट ये हिंदुस्तान ने कहा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो सर्चलाइट का वो पुनर्जन्म हुआ हिंदुस्तान टाइम्स, वो बना। और भी यहाँ टेलीग्राफ भी आया, कई अखबार यहाँ आए। लेकिन एक चीज जो मैं कहूँगा कि पहले के अखबारों में और आज के अखबारों में, ये सच कहिए तो पत्रकारिता में जो अंतर आया है वो बहुत ही विचारणीय और सोचनीय है। आज की पत्रकारिता, जिसको अंग्रेजी में कहें तो ट्रेंडी जर्नलिज्म, ये फैशनेबल जर्नलिज्म हो रही है। आज देखेंगे तो अखबार में मल्टी कलर फोटोग्राफ्स रहते हैं। एक जमाना था जबकि किताबों में, अखबार की बात तो छोड़िए, किताबों में भी चित्र नहीं हुआ करता था। बाद में ब्लैक एंड व्हाइट चित्र आने लगे, अखबार में, पत्रिकाओं में भी चित्र आने लगे, और गर्व से पत्रिकाएं लिखने लगी सचित्र साप्ताहिक, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। यानी सचित्र होना उस जमाने में भी एक गौरव की बात थी।
और आज आप देखिए तो अखबार में वो मल्टी कलर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो है, अखबार बड़ी आसानी से वो मिल जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अखबारों का आज का स्वरूप क्या है? अखबार बिल्कुल ही वो कमर्शियल एंटरप्राइज बनकर रह गए हैं। अखबार में ये सेल लगने लगा है। आप 3 महीने के पैसे पर सालों भर अखबार देखिए, उसका कूपन जमा कीजिए और कूपन से आपको लॉटरी में एंट्री मिलेगी। लॉटरी से आप स्कूटर, टीवी, फ्रिज प्राप्त कर सकते हैं। आपके दृष्टिकोण से, माफ कीजिएगा राम भगवान सिंह जी, आपके हिसाब से पटना बहुत कुछ बदला है, बहुत सारे आयामों में परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं। आपके बाल्यकाल और किशोरावस्था का पटना और आज के पटना में काफी कुछ बदल गया है। हम आपके पास फिर लौटते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक और चिंतक जुड़ रहे हैं, शिवदयाल जी। आपसे मेरा सवाल है कि पटना की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि 3 नदियों से घिरा वह क्षेत्र, उर्वर जमीन। पटना की अगर हम उद्योग की अगर हम बात करें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा और उद्योग 2 ऐसी चीजें हैं जिस पे बात करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो आप क्योंकि एक चिंतक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, तो हम आपसे शिक्षा के विषय में बात करें तो पटना में आपके समय में, जब पटना साइंस कॉलेज की अपनी पहचान हुआ करती थी, युवाओं में इस बात का जोश रहता था कि वो पास आउट होने के बाद पटना साइंस कॉलेज या पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाएंगे। आज की अगर हम बात करें, शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या वाकई में पटना भारत के उन तमाम विभिन्न शहरों के स्तर पे अपने आप को पैर जमा चुका है या उसमें कोई कमी है? इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, सबको मेरा नमस्कार और आयोजकों को भी बधाई, प्रवीण को और अमित जी को। दरअसल पटना की ख्याति जो रही है पिछले 100, 150, 200 सालों में, वो शिक्षा के कारण भी रही है। जी। वो पटना एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यही नहीं, वो चिकित्सा केंद्र भी था। और जो शिक्षा की बात मैं कह रहा हूं तो इसमें चिकित्सा और पशु चिकित्सा दोनों को जोड़ा जाना चाहिए। पटना एक बड़ा पशु चिकित्सा केंद्र भी था और यहाँ जो है वो चिकित्सा केंद्र तो था ही, पीएमसीएच अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्पताल था। और किरण जी ज्यादा इस पे प्रकाश डाल पाएंगी। यहाँ मौर्यों के जमाने में और गुप्तों के जमाने में बड़े बड़े अस्पताल थे और इनका जिक्र यात्रियों ने किया है। और उस समय भी यहाँ पे शैक्षिक संस्थाएं थी जिनका जिक्र आपको यात्रियों के विवरण में मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में पटना की एक विशेष पहचान रही है। यहाँ साइंटिस्ट पैदा हुए, प्रशासक पैदा हुए, यहाँ से बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां पैदा हुई। और आपको मतलब उसमें नाम गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जितने बड़े बड़े जो लोग राजनीतिक लोग भी हुए, उनमें से ज्यादातर तो पटना की पैदाइश, बिहार से जो लोग हुए। तो पटना की जो हैसियत है शिक्षा के मामले में, इसमें कोई शक नहीं कि वो हैसियत नहीं रह गई, तो हैसियत इसकी थी। लेकिन इसमें एक जिसे कह सकते हैं नकारात्मक स्थिति भी है। वो ये है कि 7-8 सालों के 10 सालों के अंदर यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हुई है। जैसे पटना में आईआईटी हुआ है, पटना में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल चीजें बैठ गई हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी संस्थाएं थी वो लगातार उनका ह्रास होता जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय की जो पहचान थी, हमारे पास जब अखंड बिहार था तो रांची विश्वविद्यालय अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता था।
लेकिन वो तो अब बात ही खत्म हो गई। तो पटना में एक जैसे भागलपुर है या मुजफ्फरपुर है या दरभंगा है, ऐसे शहरों में कोई एक शहर जो है ना, इसके पीछे अनेक शहरों की भी भूमिका होती है। तो पटना जो है वो ऐसी स्थिति में है जिसमें कहते हैं ना कि रेगिस्तान में नखलिस्तान है, तो दबाव भी बहुत ज्यादा है पटना पर। जी और ये कोई मतलब अनिवार्य स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हर संस्था जो है वो पटना ही में स्थापित। दूसरे शहरों का भी जी ऐसे इस स्थिति इस तरह से विकास होना चाहिए कि वहाँ तरह तरह की संस्थाएं जमे और वो लोगों की आवश्यकताओं को कैटर करें। पटना में जी फिलहाल जो हमारी पहचान रही है, जैसे आपने साइंस कॉलेज का जिक्र किया, पटना कॉलेज का जिक्र किया, हम लोगों के जमाने में इतना काफी होता था कहना कि आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इतना काफी होता था। एक आत्म गौरव की उपलब्धि थी ये बताना किसी को अपने परिचय के रूप में कि मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। उसका कारण ये था जी कि इतने योग्य और इतने मतलब विद्वत जनों का एक समझ लीजिए कि एक गैलेक्सी थी। एक एक सब्जेक्ट, कौन सा ऐसा विषय था जिसमें निष्णात विद्वान नहीं थे। कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था पटना यूनिवर्सिटी का जिसमें बहुत पहुंचे हुए चोटी के विद्वान न हो। तो वो एक अलग ही स्थिति थी। और मेरा ख्याल है कि 1980 के बाद से लगातार इसमें ह्रास होता गया, नई नियुक्तियां हुई नहीं। और जो जिसे कहते हैं ना एक प्योर टैलेंट को और ज्ञान जो की सिद्धि की जो एक ललक होती है, वो पहले देखिए मेरा ख्याल है कि जो शिक्षा में जिन लोगों को जुड़ना चाहिए तो उसकी भी एक कोई कसौटी होनी चाहिए। वो उसकी जुड़ने की जी कसौटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेरा ख्याल से अधूरी कसौटी। पहले डिपार्टमेंट में लोग करते थे और उनको ऑफर किया जाता था कि आप अगर चाहें तो आप पढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों की रुचि होती थी पढ़ने में, पढ़ाने में, रिसर्च में, शोध में, तो वो ज्वाइन कर लेते थे और वही एक्सेल करते थे बड़े बड़े विद्वान के रूप में। ये स्थिति जो है वो बाकी नौकरियों की तरह जो है वो शिक्षा संस्थाओं में नियुक्तियां होने लगी। और आप जानते हैं उसमें ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, कैसे कैसे लोगों की भी नियुक्तियां हुई हैं। तो इस तरह से जो शिक्षा संस्थाओं का की जो एक भूमिका होती है, वो उनकी एक जो साख होती है, उस साख में बहुत गिरावट आई है, ये तो मानना पड़ेगा। और दूसरी ओर जो संस्थाएं स्थापित हुई हैं उनको अभी देखना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा, उनको उस मतलब तक पहुंचने में भी उनको समय देना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ कविवर श्री अनिल विभाकर जी हैं, संपादक देशपुराण दैनिक पटना से। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसा कि मेरा सवाल है कि पटना की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ जो सुविधाएं हैं, चाहे क्योंकि राजधानी है तो संपर्क की जो सुविधाएं हैं, यातायात की जो सुविधाएं हैं वो सुदृढ़ हैं। उद्योग और व्यापार की क्या स्थिति है पटना के अंदर, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। पटना में उद्योग और व्यापार की स्थिति, अगर शहरी इलाके की बात करें तो व्यापार की स्थिति अच्छी है, लेकिन उद्योग की बात जब करें तो यहाँ कोई ऐसा बड़ा उद्योग दिखता नहीं जिसके कारण लोगों को का नियोजन हो बड़ी संख्या में। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। इसकी वजह यही है, गुजरात जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो उद्योग की स्थिति मैं बहुत अच्छी नहीं मानता, लेकिन पटना पिछले 40 साल में जिस ढंग से बदला है, पटना शहर की बात मैं कर रहा हूं, यह बदलाव एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरफ जा रहा है। पटना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में की ओर बढ़ रहा है आगे। तो इस तरह से मुझको लगता है, मैं जो अनुभव करता हूं कि पटना में सांस्कृतिक क्षरण हुआ है।
मुझे महसूस होता है कि पटना में सांस्कृतिक क्षरण हुआ है। एक समय पटना की दुर्गा पूजा पूरे देश में चर्चित थी, प्रसिद्ध थी। दुर्गा पूजा के आयोजन होते थे, बड़े बड़े सांस्कृतिक समारोह होते थे, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े तबला वादक सब आते थे। गोदई जी महाराज, किशन जी महाराज का कार्यक्रम गांधी मैदान में होता था। इस सारे आयोजन पिछले 40 साल के बाद बात करें तो सब बंद हो चुके हैं। दूसरी बात यह है, जहां से साहित्यिक परिदृश्य यहाँ है बड़ा समृद्ध रहा है, लेकिन पिछले 15 से 20 वर्ष के अंदर वो परिदृश्य समाप्त होता सा दिख रहा है मुझे। ये बहुत ही चिंताजनक है ये बदलाव। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अपना जो मूल प्रवृत्ति, मूल स्वभाव जो होता है वो नष्ट करता है। तो पटना का जो मूल स्वभाव था, मूल प्रवृत्ति थी, मूल संस्कृति थी, वो कहीं न कहीं से वो नष्ट हो रही है। ये मुझे ऐसा ही अनुभव होता है। अखबारों की बात भी उन्होंने भगवान सिंह ने कही अभी, राम भगवान सिंह ने। मैंने तो हिंदुस्तान अखबार जब शुरू हो रहा था तो उस शुरुआती टीम में मैं शामिल था, और आज अखबार निकला तो आज अखबार में मैंने 1982-83 में 3 साल वहां काम किया। तो ये प्रभाव जो आया है पत्रकारिता पर, अखबारों पर, ये केवल पटना में नहीं है, ये पूरे देश में है। अखबारों के साथ, क्योंकि अखबार अब उद्योग हो गए हैं, अखबार कॉर्पोरेट कंपनियां निकाल रही हैं, तो स्वाभाविक है जिस ढंग से अन्य दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में जिस ढंग से अखबार निकल रहे हैं, जिस उद्देश्य से निकल रहे हैं, उस उद्देश्य से पटना में भी हो रहा है। तो वो तो बदलाव आया है। ये पसंद नहीं करते हैं लोग। हम पाठकों को ध्यान में रख करके उनको तरह तरह के प्रलोभन दे करके अखबार का की प्रसार संख्या बढ़ाते हैं, उसके कंटेंट या अंतर वस्तु पर हम ध्यान नहीं देते। जो उसमें भी कॉस्मेटिक चीज आया है, तरह तरह के जिस तरह तस्वीरों की बात कर रहे थे, रंगीन चित्रों की बात कर रहे थे, वो अलग है। उसका प्रभाव पटना पर भी पड़ा है, उसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा है। तो ये इसलिए मैं जो कह रहा था कि सांस्कृतिक क्षरण, ये मुझे अनुभव होता है, इसकी अनुभूति होती है, और ये अच्छा नहीं है। जी, फिर मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ लेखिका और पद्मश्री श्री उषा किरण खान जी हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की धरती, आर्यभट्ट की भूमि, अपने गंगा की गोद में पल रहा वो पटना शहर, जिसकी ख्याति कालांतर से रही है, वहाँ पर्यटन की क्या स्थिति है, कैसी संभावनाएं हैं? और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है, तो हम हमारी जो वो लोक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, उसको संवर्धित और संरक्षित करने में हम कितने सफल और सक्षम हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। उषा किरण खान जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो पटना जो है वो सिर्फ पटना एक शहर नहीं है। आप जो भी छपरा, मोतिहारी, दरभंगा वगैरह वगैरह घूम के आए हो, वो सब अपना एक जिला का हेडक्वार्टर है, एक शहर है। पटना एक शहर मात्र नहीं है, ये एक प्राचीन से लेके अर्वाचीन तक के इतिहास का बोझ अपने ऊपर टांगे हुए चल रहा है। भूगोल का भी बोझ है। तो यहाँ पर पर्यटन किस प्रकार का है? पर्यटन के विषय में आपने जब पूछा है तो मैं आपसे ये बताऊंगी कि पर्यटन के बारे में पहले ये सोच लीजिए कि पटना में दोनों प्रकार के पर्यटन की गुंजाइश है। पहले तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ही है। ऐतिहासिक में प्राचीनतम इतिहास से लेके आधुनिकतम इतिहास, अर्थात आज 11 अक्टूबर है जो आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है। तो जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए भी पर्यटन स्थल पटना ही है। तो ये हो गया आपको एक प्रकार से राजनीतिक समझिए या शैक्षणिक समझिए, दोनों ने बड़े बड़े छात्रों को और लोगों को रेगुलेट करके एक मनुष्य बनने का
अवसर प्रदान किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने। इससे बड़ा तो कोई नहीं दूसरा शैक्षणिक व्यक्ति होगा मेरी समझ से। जो कॉलेज में पढ़ाता है और पढ़ता है वही सिर्फ नहीं होता है शिक्षक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अपना स्वयं का जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो विचार है, वो शिक्षा के लिए काफी था। और उसके अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण ने तो एक पूरी जमात को ही शिक्षित किया। तो ये राजनीतिक पर्यटन जो है वो भी जयप्रकाश नारायण का आज जन्म दिवस है, उनको याद करके हम कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पर्यटन में एक जगह होना चाहिए जो जयप्रकाश नारायण जी का स्थान है। उनके द्वारा किए गए, उनके द्वारा खड़े रहे, उनके द्वारा हाथ उठाए गए जो कुछ भी है, उन स्थलों का भी पर्यटन के नक्शे पर सही तरीके से आए तो पटना का पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन उस दृष्टि से आगे बढ़ेगा। उसके अतिरिक्त आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम जब लिया है तो गुरु गोविंद सिंह दोनों वस्तु हैं। एक तो धार्मिक व्यक्ति थे, आप इसलिए मानेंगे कि वो गुरु थे सिख धर्म के, उसके अलावे राजनीतिक तो थे। उनका धर्म राजनीति के साथ ही चल रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर पर्यटन का अभी हमको लग रहा है कि सबसे अधिक अगर पर्यटन के मानचित्र पर पटना है तो सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के ही कारण, गुरु गोविंद सिंह के कारण हम सब देखते रहे हैं कि बड़ा पर्यटन स्थल है। पटना को आपने एक तरह से गौतम बुद्ध के लिए भी पर्यटन स्थल माना। और जो मैंने आपसे कहा कि भाई इतिहास के बोझ को पटना लेके चल रहा है, तो बुद्ध का जो पटना के बाजू में गया है जो पटना ही है, अर्थात ये सब बिहार या भारत के मानचित्र पर पटना का ही आगे पीछे है। तो वो सारा कुछ गौतम बुद्ध वाला भी आपने यहाँ पर पटना में ढूंढा है। यहाँ पर क्या है, चकारम लिखा हुआ है, ये चंक्रम पथ है, यहाँ पर मंदिरी है, यहाँ पर उनका मंदिर था, यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या है, आपको पटना में आपका कौन घाट है, क्या घाट है। और उसके अलावे आपने अब तो नया पर्यटन स्थल बनाया है पटना के लिए। तो जब आपने तो गौतम बुद्ध को भी खींचने की कोशिश की है, तो पर्यटन पटना के साथ साथ पूरे बिहार का पर्यटन तो आपको धार्मिक रूप से बुद्ध के इर्द गिर्द और उनके गुरु गोविंद सिंह के इर्द गिर्द चलना ही चाहिए उतना ज्यादा। इन गुरु गोविंद सिंह के अलावे थोड़ा बहुत गया में चलता है और ज्यादा चूंकि बढ़ावा ही नहीं दिया जाता, नहीं चल रहा है। मगर आपके पास जो 2-3 नदियां हैं, इन नदियों का उपयोग पर्यटन में बहुत अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। हम और आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पर्यटन को उद्योग कहा गया है बहुत जगह, और उद्योग बना करके, जैसे राजस्थान का पर्यटन उद्योग का बहुत अधिक बजट भी है और लाभ भी है। हमने कभी उस तरह से नहीं देखा। और हमने अब यहाँ पर बड़े बड़े माने हमारे मित्र लोग हैं, श्री राम भगवान जी हैं, शिवदयाल हैं, लोग सब इस बात से एग्री करेंगे। और पत्रकार, पूरी तरह से पत्रकार रह चुके अनिल विभाकर जी भी हैं, तो उनको भी खूब अच्छी तरह पता है कि अगर कोशिश हो तो यहाँ पर जो 3 आपकी नदियाँ हैं उसमें अच्छे से अच्छे पर्यटन स्थल बन सकते हैं। और बहुत कुछ हो बन सकता है, जैसे बॉम्बे के चौपाटी में और कहाँ कहाँ बनता है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो पर्यटन की संभावना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके अलावा और मैं बताऊं कि याद होगा सबों को, क्योंकि सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कि एक बार खुशवंत सिंह पटना आए तो उन्होंने कहा कि पटना एक बहुत बड़ा गांव है। अर्थात पटना में राजधानी का गुण जो है सो तो है ही है। पटना में एक ग्रामीण गुण है, जो गांव में होता है वो सब पटना में है। अभी भी यहाँ पर सोमवारी मेला लग जाता है, अभी भी यहाँ बसियोरा मेला लग जाता है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। ये सब स्थान जो है ना, ग्रामीण पर्यटन को अगर बढ़ावा मिले तो पटना एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है। तो पटना में संभावना बहुत है, क्योंकि पटना अकेले पटना नहीं है, पटना पूरा बिहार है।
पटना वही स्थान है जिसके विषय में अभी इन्होंने कहा भी था, शिवदयाल जी ने, कि बड़े बड़े विद्वान भी रहा करते थे। तो आप जानिए कि पाणिनि को कहा गया है, पाणिनि का एक विरोध क्या है, उनकी विरोधावली जो लिखी जाती है, तो पाणिनि जो अंतिम सत्य है व्याकरण में, उनको कहा गया है पाटलिपुत्र सिद्ध, अर्थात पाटलिपुत्र में शास्त्रार्थ करके उनको सर्टिफिकेट मिला कि हाँ पाणिनि अच्छे विद्वान है। तो उनसे कोई बड़ा विद्वान यहाँ होगा तब तो उनको ये कहा। गुरु आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये है हमारा पटना। तो इस ये पटना रास्ता दूसरे को दिखाने वाला, अब खुद जो है वही अंधा चका चौध का मारा, क्या जाने इतिहास हमारा वाले हम लोग हैं। वरना हमारे यहाँ पर्यटन की खूब संभावना, हर चीज की, ग्रामीण की, बौद्ध की, अर्थात धार्मिक पर्यटन की तो उतना ही हुआ। अब जो आजकल हिंदू पर्यटन है उसमें भी पटना पटन देवी का स्थान है, तुमको पता है जी। तो पटना अगर चाहे तो जैसे ऑरेंज कपड़ा पहन करके लोग चला जाता है बाबा धाम, ये बड़ा पर्यटन है वहाँ का। और उसी तरह से यहाँ पर मुजफ्फरपुर शुरू कर दिया, वहाँ पर भी कौन बूढ़ा बाबा धाम चला जाता है। गरीबनाथ में मैंने एक बात कही है, वो ये बात हमने पटना के विषय में कहा कि पटना सचमुच सम्राट शहर है, सम्राट, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, आज जो होता है सो होने दो। अरे भाई, आपकी पटन देवी को आप यदि चाहे तो यहाँ पर देवी तो वैष्णो देवी लोग चला जाएगा हाय 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 करके। मैं तो यहाँ की महिलाओं को कहती हूँ कि वैष्णो देवी आजकल में नई नई हुई है 25-30 साल से, और तुम्हारी पटन देवी तो पता नहीं कब से। और इस पटन देवी के साथ क्या आप देवी या को जोड़ के उसके साथ आप कोई ये पर्यटन स्थल नहीं कर सकते। मैं पर्यटन के लिहाज से, धर्म के लिहाज से, झगड़े के और प्रेम के लिहाज से नहीं करी, पर्यटन के लिहाज से आपको बता रही हूँ कि ये भी पर्यटन का एक अच्छा स्थान है। तो पटना सचमुच में सभी धर्मों का एक सम्मिलित पर्यटन स्थल होने योग्य स्थान है। जी जी, बहुत सी बातें। जी, मुझे जहाँ तक मेरा स्मरण है कि पटन देवी की चर्चा कई सारे लोक गीतों में भी होती रही है। इसकी प्राचीनता का पता इस बात से भी चलता है। अब हमारे साथ शिवदयाल जी जुड़े हुए हैं, आप एक चिंतक हैं, लेखक हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पटना की अगर हम बात करें तो कला और संस्कृति, कालिदास संग्रहालय, साहित्य की एक प्राचीन परंपरा वहाँ रही है। वर्तमान की क्या स्थिति है? वर्तमान में साहित्य लिखने पढ़ने वाले लोग और कला को संवर्धित और संरक्षित करने का जो प्रयास है वो कितना हुआ है और कितना हो रहा है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है, वो प्राचीन शास्त्रों को भी है और आधुनिक जो साहित्य है उसको भी है, और ये तो जग विदित है, सबको मालूम है। और इसमें कोई शक नहीं कि साहित्य हो या नाट्य शास्त्र हो, थिएटर हो, और ये आपका यहाँ पटना कलम की बात जरूर होनी चाहिए। एक अलग ये शैली थी पेंटिंग की, चित्रकला की, बहुत मशहूर हुई 18वीं और 19वीं सदी में। वो बहुत मशहूर एक शैली थी, देश विदेश में इसकी ख्याति थी। और पहली बार चित्रकला में कि यथार्थ का इस प्रकार चित्रण हुआ, सामाजिक यथार्थ का। बहुत ही कॉमन लोग, बहुत ही साधारण लोग जो है वो चित्रकला का विषय बने, विषय वस्तु। ये बहुत ही निराली बात थी, क्योंकि इस समय पेंटिंग का मतलब होता था एक अलग तरह का, एक अभिजात के सौंदर्य बोध से परिपूरित कोई कलाकृति। उस समय यहाँ पर पटना कलम का विकास हुआ, और इसमें विदेशियों का भी एक कहा जाता है कि उनका भी योगदान रहा है। और फ्रेंच थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भी इसको काफी सराहा और कुछ इसमें हाथ भी आजमाया।
तो अभी भी पटना में पेंटिंग की है और कुछ हमारे जो यहाँ के पेंटर हैं उन्होंने काफी नाम किया है बाहर देश विदेश में। और यहाँ महाविद्यालय है, कला महाविद्यालय, ये भारत के बहुत प्राचीन कई पुरानी कला संस्थाओं में से एक है और कई बड़ी प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं। और जहाँ तक थिएटर की बात है तो आप अभी भी NSP अगर चले जाइए तो वहाँ देखिएगा जाकर कि बिहार की और यहाँ के विद्यार्थी वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो अभिनय का मामला हो, चाहे वो निर्देशन का मामला हो या मंच सज्जा का हो, संयोजन का हो। ये पटना में एक बहुत महत्वपूर्ण इसका गुण रहा है कि सांस्कृतिक रूप से भी हमारा शहर बड़ा समृद्ध रहा है। अभी आपने सुना विभाकर जी ने याद दिलाई, जब हम लोग बच्चे थे तो 6-7 बजे खाना खाकर दुर्गा पूजा में निकल जाते थे और अगले दिन सुबह में 6-7 बजे मतलब ये सांस्कृतिक का दौर चलता रहता था और लोगों को फक्र होता था अगर उनको पटना में गाने के लिए, बजाने के लिए, नृत्य के लिए बुलाया जाता था तो वो कहते थे ऐसा ऑडियंस तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि बारिश में लोग खड़े होकर या बैठकर वो भीगते हुए वो लोग प्रोग्राम देखते। एक डांस प्रोग्राम की हमको याद है तो मेरा ख्याल है लंगर टोली के मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था तो वहां पर बारिश होने लगी और ये जो सितारा देवी का डांस हो रहा था, शायद सितारा देवी थी, और उन्होंने रोक दिया और लोग थे कि वहां जमे हुए हैं पंडाल, तो उन्होंने कहा कि इनको कोई समस्या नहीं है तो मुझे क्या समस्या है, और उन्होंने मतलब बारिश में पानी चू रहा था और तब उन्होंने डांस परफॉर्मेंस अपना दिया। सांस्कृतिक रूप से हमारा शहर रहा है और हम ये नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति बहुत डमाडोल है या ऐसा कुछ है। अभी भी देखिए साहित्य में चाहे वो कोई हो, कविता हो, कहानी हो या विचार साहित्य, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफी प्रतिष्ठा के साथ लोग नाम लेते हैं। आपके साथ तो हमारे साथ ही देखिए पद्मश्री उषा किरण खान इतनी ख्याति प्राप्त लेखिका बैठी हुई है ना, कविवर यहाँ अनिल विवाकर बैठे हुए हैं और हम भी थोड़ा बहुत आजमाते रहते हैं। यहाँ पे साहित्य अकादमी विनर लोग हैं पटना शहर में, तो ऐसी बात नहीं, आप मैथिली साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हैं। यहाँ पे कविता में साहित्य का अवार्ड अरुण कमल जी को मिल चुका है। ये क्या मतलब हम आपको कितना गिनाएं यहाँ पर। अब देखिए आचार्य शिवपूजन सहाय का नाम लीजिएगा, रामकृष्ण मणिपुरी जी का नाम लीजिएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का नाम लीजिएगा, बाबा नागार्जुन का नाम लीजिएगा, किन किन का नाम लीजिए, कितनी महिला लेखिकाएं, कितनी लेखिकाएं यहाँ पटना में रही हैं। आप जरूर इनसे बात कीजिए उषा किरण जी से, इसके बारे में आपको बताएंगे कितनी अच्छी लेखिकाएं पटना शहर में रही हैं हिंदी साहित्य की। तो ये एक समृद्ध शहर है और हमको चाहिए कि इसको बचा के रखें और इसको जहां तक हो सके इसके ऐसा एक वातावरण बनाएं, और वो सिर्फ हम सरकार के भरोसे नहीं चाहते कि इसको छोड़ा जाए। हम जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी अपने समाज को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बेहतर समाज की बेहतरी का एक सर्व प्रमुख आयाम तो उसका सांस्कृतिक व्यवहार होता है ना। सांस्कृतिक व्यवहार का परिमार्जन कैसे, जब तक उसमें साहित्य और कलाओं का जुड़ाव नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, तब तक कैसे आपका सांस्कृतिक व्यवहार परिमार्जित होगा, कैसे आप अपने को सुसंस्कृत कहेंगे। तो किसी भी शहर की जो सांस्कृतिक अस्मिता है वो इस पर निर्भर करती है कि वहाँ का सांस्कृतिक व्यक्तित्व शहर का कोई है कि नहीं है। तो वो बनता है जो संस्कृति कर्मी है। तो ये एक और चीज बड़े मार्केट की है जो अभी बाद में कहीं भूल जाएं, इसलिए हम बता दें। पटना एक बड़ा विलक्षण शहर है, सामुदायिक एकता के
संदर्भ में भी भारत का एक अनूठा शहर है, जहाँ दंगों का इतिहास, यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा पिछले 500 साल में नहीं कह सकता है कि कोई हुआ हो। यहाँ कोई जातीय दंगा नहीं हुआ इस शहर में। हाँ, ये एक ऐसी विरासत है जिससे पूरे देश को, पूरे उपमहाद्वीप को रोशनी मिल सकती है। एक और मैं आपको बात बता दूं, पटना से लोगों ने दुनिया को देखा है, पटना से बाहर देखने की दृष्टि मिलती है। बिहार या की बात करते हैं, ये इस उपमहाद्वीप की राजधानी रही है। ये शहर, ये एक तरह से कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का कैपिटल है। 1000 साल तक भारत की इतिहास, वो पाटलिपुत्र का इतिहास है, मगध का इतिहास। तो हमारी जो राजनीतिक हमारा जो एक कहिए कि परिकल्पना है, वो बहुत व्यापक है, बहुत विशाल। इसलिए आप देखते हैं कि हम जैसे जो दूसरे राज्य हैं वो ज्यादा आत्मकेंद्रण, हम में आत्म केंद्रण नहीं हो पाया, क्योंकि इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण यही है कि हमने तो भाई साम्राज्य बनाए हैं ना, हम आत्म केंद्रित कर, हमने तो अपने से और सिखाया है लोग। ये सब बहुत दुर्लभ गुण है शहर के, और ये प्रतिमान है, हमारे देश का प्रतिमान बन सकता है, बशर्ते ऐसा कोई दृष्टि संपन्न हमारा राजनीतिक नेतृत्व हो, और अगर वो नहीं हो तो कम से कम सामाजिक नेतृत्व हो। और मैं इस सामाजिक नेतृत्व के लिए आज सबका आह्वान करना चाहता हूँ आपके इस कार्यक्रम में। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अपना स्वत्व जो है वो राजनीतिक वर्ग को सौंप दिया जाए, हर काम के लिए उनकी जाए, बिल्कुल उचित नहीं है, और ये पतन की पराकाष्ठा अगर हम ऐसा करते हैं। हम एक आज की डेट में एक सामाजिक नेतृत्व खड़ा होना चाहिए बाहर में, बिहार में, हर शहर में। वो संस्कृति का क्षेत्र है, वो तो उसका दखल क्या है, उसका एक सीमित दखल हो सकता है, उसकी एक सहयोगी भूमिका हो सकती है। वो भी लोकतंत्र में तो संस्कृति बिल्कुल एक नागरिक विषय है। यहाँ नागरिक जो स्पेस है उसका आप अतिक्रमण नहीं कर सकते विकास के नाम पर या और किसी बात के नाम पर। आप ये नहीं कर सकते कि कोई खुला इलाका है आप उसकी घेरेबंदी कर दें। कोई गर्दनी बाग जैसा एक स्वतंत्र अलग तरह का एक परितंत्र का जो निर्माण हुआ हो 100 साल 125 साल में, आप उसको ध्वस्त कर दें, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। हाँ, ये आप मालिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते किसी शहर के साथ। जी पटना में शिवदयाल शिवदयाल जी, मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। हमारे वक्ता राम भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सामाजिक सौहार्द और सद्भावना का शहर रहा है पटना। सर, मेरे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पटना की अगर हम बात करें तो पटना सिर्फ शहर ही नहीं, पटना के आसपास चाहे पाली की हम बात करें या फिर हम मसौढ़ी की बात करें तो गांव भी है पटना शहर के आसपास बसा हुआ है, एक व्यापक क्षेत्र है जहां गांव बसा हुआ है। तो अगर हम बात कृषि की करें तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और कृषि की क्या स्थिति है पटना जिले के अंदर, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं राम भगवान सिंह जी। कृषि में क्या कुछ हुआ है, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव से मेरा संपर्क आज भी है और मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि कृषि योग्य भूमि दिनों दिन कम होती जा रही है। ये शहर में भी और गांव में। शहर में जहाँ घर के साथ साथ कुछ उद्योग बन रहे हैं, वैसे ही गांव में भी ये घर तो बन ही रहे हैं और खेती की जमीन कम है। हमारी आबादी बढ़ रही है, ये भी सही बात है, लेकिन फिर भी सभी लोगों का पेट भर रहा है। आखिर ये कैसे संभव है? इसमें मुझे एक ही बात नजर में आती है कि इसका सारा क्रेडिट हमारे कृषि वैज्ञानिकों का है।
कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे बीज विकसित किए हैं जिससे पैदावार दुगुनी ही नहीं, वो तिगुनी और चौगुनी हो रही है। तो बीज उन्होंने विकसित किए हैं। इसके अलावा कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं। पहले वो खेती बिल्कुल आसमानी, वो बारिश पर वो निर्भर थी। मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है कैसे वो गांव में लोग लाठा करीन वो चला चला करके, जिसको दोगाहवा लाठा कहते हैं, मतलब ये कि एक स्तर से पानी उठाकर एक स्तर पर उसको जमा करते थे, और फिर वहां से पानी को उठा करके वो खेत तक पहुंचाते थे। तो ऐसा भी होता था। वो जमाना हमने देखा है कि वो हाथ तोड़ करके, जिसको कहते हैं, वो किसान वो मेहनत करता था और फिर भी वो पेट भर अनाज पैदा नहीं होता। वो तो देखा है। और आज देखिए तो कृषि योग्य भूमि कम है, उसके बावजूद काफी पैदावार हो रही है और लोग मजे में हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ा है। ये आप जो कह रहे हैं, चाहे पाली हो, नौबत हो, चाहे मसौटी हो, उन हो, तो सब जगह मैंने अपने गांव में भी देखा है कि वहां भी अब लोग वो मिनी वो टेलर और ट्रैक्टर सब वो पहुंच गए हैं और मशीन से ही अब वहाँ खेती के काम हो रहे हैं। वहाँ थ्रेसर भी है, विनोवर भी है, तो हर तरह की मशीन अब गांव में पहुंच गई है। इसलिए उस रूप में तो विकास हुआ है। और जी हमारे साथ कविवर अनिल विभाकर जी हैं। सर, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पटना सिर्फ एक जिला नहीं, हमारे प्रदेश की राजधानी भी है। और प्रदेश की अगर हम ही बात ना करें, प्राचीन काल में, कालांतर में यह पूरे विश्व, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, पूरे विश्व की राजधानी रही है। वर्तमान में पटना जिला या पटना शहर, हम साफ सफाई की बात करें, हम विधि व्यवस्था की बात करें, हम प्रशासनिक स्तर की बात करें, तो पटना को भारत के अन्य राजधानियों के साथ अगर तुलना करें तो पटना की क्या स्थिति है, उसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताएं। पटना की प्रशासनिक स्थिति और विधि व्यवस्था की जहां तक बात है, समाज में जिस ढंग से बदलाव आया है उसका असर प्रशासन पर भी है और विधि व्यवस्था पर भी है। अपराध में कमी नहीं है और विधि व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन की भूमिका होती है। तो प्रशासन तंत्र में जिस ढंग का भ्रष्टाचार पनपा है, पुलिस में भी उस ढंग का भ्रष्टाचार पनपा है। उसके कारण अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व के कारण पुलिस के हाथ बंधे हैं, प्रशासन के हाथ बंधे हैं, तो बड़े बड़े अपराध होते रहते हैं। देश में कमोबेश देश में जो अपराध की स्थिति है, बिहार या पटना उससे अलग नहीं है। तो बहुत संतोषजनक इसको हम नहीं मानते। बस इतना ही हुआ है कि पिछले 15 साल पहले जो स्थिति थी, 15 साल तक, वो स्थिति अब नहीं है। 15 साल पहले जो स्थिति थी कि शाम में लोग घर में चले पहुंच जाते थे, शाम में निकलना मुश्किल था, बाजार बंद हो जाता था। अब है कम से कम वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अपराध है, लूट, हत्या, ये सब है। तो हम कहते हैं संतोषजनक इसको हम नहीं कह सकते। जी, अब मैं फिर से मातृशक्ति उषा किरण खान जी से मेरा सवाल कि स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा की अगर हम बात करें, कई सारी विदुषी महिलाएं पटना से हुई हैं, आप भी उसमें से एक हैं। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है, कई सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसकी क्या स्थिति है पटना जिले के अंदर?
पटना में स्त्री शिक्षा, वही हम कह रहे हैं कि पटना के साथ पूरे बिहार को सोचना होगा, लेकिन खैर आप सिर्फ पटना को कहे तो इसमें वृद्धि हुई है। मेरे साथ ये बात है कि मैं 7 साल की उम्र में पटना के एक लोदीपुर में एक हॉस्टल था, उसमें पढ़ने आई, उस हॉस्टल में रहने। उस समय से मैं आज तक पटना को लगातार देख रही हूँ। तो उस समय जो शिक्षा की स्थिति थी, अगर मान लीजिए कि जहाँ मैं जिस हॉस्टल में थी वहाँ 30 लड़की और 30 लड़के थे, अलग लड़कों का अलग लड़कियों का, तो 60 बच्चे थे। आज बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ा है, तो स्कूल की संख्या बढ़ी है और पढ़ाई तो हो ही रही है, उसमें बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ है। पहले ऐसा नहीं हमने देखा था, बहुत सारी लड़कियां घरों में रह के स्कूल जाके और आधे समय में छोड़ के चली आती थी। लेकिन अब कम से कम शिक्षा इतनी हुई है कि जो आपके यहाँ घर में काम करती है, जो रिक्शा वाला है, जो ऑटो चलाता है, उसकी भी बच्चियां पढ़ रही हैं। तो ये जागरूकता तो आई है। इस जागरूकता को लाने में सरकार से अधिक गैर सरकारी संस्थाओं का हाथ है, ये मैंने देखा है। गैर सरकारी संस्थाओं ने काफी कुछ किया। पटना में आज से जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय जो स्त्रियों को घरों से निकाल के प्रभावती जी वगैरह ने, या उस समय बिहार की सबसे पहली या पटना की बीए पास महिला कमल कामिनी प्रसाद, वो लोग घर घर जाके औरतों को और बच्चियों को लाके जो पढ़ाने का काम शुरू किया, वो इतना अधिक बढ़ गया कि लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अब स्तर की बात, तो तब वो विश्वविद्यालयों का और विद्यालयों का जो स्तर होगा वही आपके शिक्षा का स्तर होगा। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई जैसा हो, लेकिन कम से कम लड़कियां पढ़ रही हैं, बस स्तर की बात ना करें, पढ़ाई में वृद्धि हुई है। आपका समय भी हो रहा है, इसीलिए इतना संतोष करिए कि लड़कियां, स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। जी। आप और सवाल मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि पटना की जो ऐतिहासिक विरासत है, जो गौरवशाली अतीत है, वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, उनमें अपना अतीत का जो गौरव बोध है वो कितना है, इसके विषय में बताएं, संक्षिप्त टिप्पणी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे? जी, आपसे ही पूछ रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनमें गौरव बोध है, और जो फुटपाथ पर काम करते हैं उसमें पटना के अतीत के विषय में गौरव बोध होने का कोई कारण ही नहीं है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग कई पीढ़ी वहीं जन्म लेते हैं और वहीं मर जाते हैं, वो कौन सा गौरव बोध पालेंगे? गौरव बोध उनमें नहीं हो सकता है, उसी में होगा जो किताबों के सफ़े में लिखा है उसको देखेगा और जो गुंबद देखेगा, उसके अलावा कोई गौरव बोध नहीं है। जी। अब क्योंकि समय हो चला है, तो 5 मिनट का वक्त निकालते हुए हम सभी वक्ताओं के पास चलते हैं और एक एक सवाल मेरे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे एक एक बिंदुओं पे, कि आखिर वो कौन सी चीज जिसके आधार पर पटना आगे बढ़ सकता है। जिन समस्याओं की हम चर्चा किए हैं वो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे वो गौरव बोध से अनजान हमारे युवा वर्ग हैं उसकी समस्या हो, बालिका शिक्षा की समस्या हो। तो मैं अनिल विभाकर जी, हमारे साथ कविवर अनिल विभाकर जी जुड़े हुए हैं, आपसे हमारा सवाल कि वैसी कोई एक चीज जिसका आप जिक्र करें, जिसके आधार पर पटना अपने गौरवशाली अतीत की पुनरावृत्ति कर सकता हो, हमारे दर्शकों को बताएं। अपने इतिहास और अपनी संस्कृति, इसको जानना, इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। जो अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से कटता है वो हमेशा वो विकसित नहीं हो सकता। इसलिए गौरव अपने इतिहास में है, अपनी संस्कृति में है, इसको बना के, इसको बचा के रखने की जरूरत है। जी। राम भगवान सिंह जी, आपसे मेरा सवाल कि
वैसी किस चीज की आप चर्चा करना चाहेंगे जिसके आधार पर पटना एक सुविकसित शहर हो और भारत के उन तमाम राजधानी के समानांतर खड़ा हो सके और खुशहाली हो, रोजगार की व्यापक व्यवस्था हो, तो किसी एक बात का आप जिक्र करें जिसके आधार पर पटना को आप विकसित देखना चाहते हैं। आपका म्यूट है सर, माइक को अनम्यूट किया जाए जी। अब आवाज मिल रही है? ठीक बोला जाए। जी जी बिल्कुल मिल रही है। ये आज की जो स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऐसी स्थिति में ये हर जगह जिसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति वो पनप रही है। पूरा संसार वो बाजार बन गया है। ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस जो ट्रेंड है उस प्रवृत्ति से हट करके कुछ किया जा सके, वो मुझे संभव नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये उपभोक्तावादी संस्कृति से हट करके हम कुछ वो कर देंगे। एक चीज मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन में मैं क्या योगदान कर सकता हूं, मैं इसके बारे में एक दो शब्द कहूं। मैंने बिहार को गौरवान्वित करने के उद्देश्य से ही देवकीनंदन खत्री ने उपन्यास लिखा था चंद्रकांता 1888। तो मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया 132 सालों में। अब तक इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ और मेरी कोशिश यही थी कि लोग बिहार से बाहर, हिंदी प्रदेश से बाहर भी इसको जाने। ये मैंने काम किया। फिर मैंने राधा कृष्ण जी वो रांची वाले, उनकी कहानियों का मैंने अनुवाद किया है। वो किताब भी वो छपी एक करीब 4 महीने पहले। फिर बिहार के अभी जो साहित्यकार हैं, उषा किरण खान जी हैं, मैंने इनसे भी कहानी ली है और कुल 15 कहानीकारों से एक एक कहानी लेकर मैंने उसका अनुवाद किया है। किताब अभी छपी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बिहार के जो भी कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनकी पहचान बिहार से बाहर बने और उसमें मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरी कोशिश जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शिवदयाल जी हैं, आप एक कथाकार हैं, चिंतक हैं, बहुत अच्छे वक्ता के रूप में आपको ख्याति प्राप्त है। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई एक चीज जिसका जिक्र आप इस परिचर्चा के अंत में करना चाहते हैं जिसके आधार पर पटना की जो परिकल्पना हमने की हुई है उस परिकल्पना की पूर्ति हो सकेगी कभी। जी शिवदयाल जी। देखिए, होता क्या है कि आपका जो मजबूत पक्ष है और जो कमजोर पक्ष है वो दोनों को उसके तुलनात्मक अध्ययन से आप किसी बेहतर नतीजे तक पहुंच पाते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि बिहार में शिक्षा एक बड़ा अवसर है बिहार को बदलने का और पटना का एक विशेष योगदान अभी भी हो सकता है, क्योंकि बिहार या पटना जो है मेधा से परिपूर्ण इलाका है। यहाँ इंटेलेक्ट की और इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि अगर इस पर ही ध्यान दिया जाए, लेकिन इसके साथ मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, उसका निवेश बहुत जरूरी है, वो चरित्र है, सदाशयता है, सदाचार है, जो मूल्य है हमारे स्वतंत्रता आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर की, कुछ क्षण नेट की गड़बड़ी होगी। जी जी कुछ तकनीकी कारणों से सर की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है।
देख सकते। जी, मैं हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार लेखिका श्रीमती उषा किरण खान जी हैं। आपसे फाइनल टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा। एक और बात उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान में लेखकों की लंबी फहरिस्त है। अपनी विरासत को हमने संभाला हुआ है, साहित्य की जो परंपरा है, विरासत है। लेकिन पाठकों की स्थिति पे अगर हम चर्चा करें तो क्या स्थिति है? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को, क्रांति का बीज हम शायद बोते हैं। उन किशोरावस्था में जो युवा होते हैं, जिनमें संवेग की बहुत अधिकता होती है, उनमें चरित्र, नैतिकता, इन सारे तरह का जो देश प्रेम का जो बोध होता है, वो हम कराते हैं। उस पाठकों की क्या स्थिति है? इसके विषय में बताएं। और साथ ही साथ वो एक विषय, एक बात जिससे पटना की गौरव गाथा की पुनरावृत्ति हो सकती है, उसके विषय में भी बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो युवा हो रहे हैं और किशोर हो रहे हैं, वो एक ग्लोबल फिनोमेना हो गया है कि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है। तथापि पटना में पढ़ने लिखने की बहुत रुचि है। यही सबसे अधिक किताबें बिकती भी हैं। तो मैं बहुत ज्यादा निराश नहीं हूँ अपने बच्चों और युवाओं से। वो जरूर अपने गौरव को प्राप्त करेंगे और अपनी संस्कृति को पहचानते भी हैं। कितनी विधाएं हैं, सबों में उनकी रुचि है, तो थोड़ा सा उनको दिशा देने की जरूरत है और कुछ नहीं। अब आप जो सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, तो मैं ये बताती हूँ कि एक बात है दायित्व बोध, अपने समय का दायित्व, अपने समाज का दायित्व, अपनी पीढ़ी का दायित्व अगर हर व्यक्ति में हो जाए तो क्यों नहीं पटना फिर प्राचीन जो अपना हमारा गौरव है उसको प्राप्त करेगा, जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवदयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी बात तकनीकी कारणों से नहीं आ रही थी, तो आप अपनी बात को पूरी करें सर। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी भी शिक्षा एक ऐसा कि हमको उबार सकता है बहुत सारी स्थितियों से। और शिक्षा में एक सच्चाईता का गुण हो, उसमें एक पर दुख कातरता जिसको हम लोग साहित्य में कहते हैं, मतलब संवेदना पूरी शिक्षा जिसमें दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। हम शहरों का विकास कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं वो उजड़ते जाएं, उनके लिए कोई और ठिकाना ना हो, और उनको अब जमीन की कीमतें इतनी हो जाएं कि कोई साधारण आदमी जो है वो कोई मिल्कियत नहीं अपनी क्रिएट कर सके, सृजित कर सके। तो हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरह के शहर का, किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। अगर इस समाज में मिल्कियत नाम की कोई चीज है, स्वामित्व नाम की चीज है, तो उसका अवसर हर वर्ग के व्यक्ति को होना चाहिए, किसी भी सीमित या स्तर पर। कोई अगर 1 बीघा खरीद रहा है तो वहीं कोई 1 कट्ठे की औकात भी किसी की होनी चाहिए कि उस शहर में कोई 2 कमरे का मकान सृजित कर सकता है कि नहीं अपने लिए। तो इस तरह से शहरी विकास का हमारे सामने कोई खाका प्रस्तुत होना चाहिए। और अगर ये पटना से काम ये हो सके तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे पास, मैंने कहा, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। शिक्षा अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी संभावना है बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि हर जगह हमारे छात्र हैं। और अगर हम बिहार में अगर इसको फोकस करके कुछ इस तरह से योजनाबद्ध ढंग से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं तो एक बहुत बड़ी एक युगांतर एक पैदा हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप सभी विभूतियों का पटना की भूमि से जुड़ने के लिए आप सबों को साधुवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। आप अनिल विभाकर जी, कवयित्री पद्मश्री उषा किरण खान जी, राम भगवान सिंह जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, आप सब लोगों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। उषा किरण खान जी अस्वस्थ हैं, इसके बावजूद आपने पूरे कार्यक्रम में आप उपस्थित रहीं, इसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथ ही साथ आप सब लोगों का, आप सभी बुद्धिजीवियों का पटना बदलेगा, बिहार बदलेगा। हम इसके लिए संकल्पित हैं और हम आशावादी हैं, इसलिए इस बात का संकल्प लेते हैं और मन में एक आशा का दीप जला के रखे हैं कि जरूर बदलेगा और हम बदलेंगे। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। समाज बदलेगा तो दिशा और दशा बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान से जुड़ने के लिए। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।